हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज हम लोग पढ़ेंगे सिन गैस। तो सिन गैस क्या है? सिन गैस बायोगैस इज मीथेन प्रोड्यूस बाय द प्रोसेस ऑफ अनारबिक डाइजेशन। अनारबिक डाइजेशन से हम लोग मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं बायोगैस से ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल बाय एन एक्रोबिक्स। तो एक्रोबिक्स से हम लोग ऑर्गेनिक मटेरियल से मीथेन प्रोड्यूस कर सकते हैं, और जो कि एक बायोगैस है। ठीक है। इट कैन बी प्रोड्यूस आइदर फ्रॉम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल और बाय द यूज ऑफ द एनर्जी कॉस्ट फेड इनटू द एनारबिक डाइजेस्टर टू सप्लीमेंट द गैस yield। तो गैस जो कम है उसको हम लोग को सप्लीमेंट करने के लिए जो क्रॉप्स है उसको अनारबिक डाइजेस्ट करके हम लोग गैस बना सकते हैं। द सॉलिड बायो प्रोडक्ट ऑफ डाइजेस्ट कैन बी यूज एज ए बायोफ्यूल और फर्टिलाइज़र। तो जो सॉलिड प्रोडक्ट निकलेगा बायो प्रोडक्ट, तो उसको हम लोग एज ए बायोफ्यूल और फर्टिलाइज़र हम लोग यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं सॉलिड बायोफ्यूल क्या है। तो सॉलिड बायोफ्यूल तो सीन गैस इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन और द हाइड्रोकार्बन एंड प्रोड्यूस बाय द पार्शियल कम्बशन ऑफ बायोमास। तो बायोमास का पार्शियल कम्बशन से ही सीन गैस प्रोड्यूस होता है। बिफोर द पार्शियल कम्बशन द बायोमास इज ड्राइड एंड समटाइम्स पायरोलाइज्ड। तो बायोमास मतलब बिफोर द प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पार्शियल कम्बशन होता है, और ड्राइड जो है उसको ड्राई और समटाइम पायरोलाइज करके रखा जाता है। द रिजल्टिंग गैस मिक्सचर सीन गैस इज मोर एफिशिएंट देन द डायरेक्ट कम्बशन ऑफ द ओरिजिनल बायोफ्यूल। तो उसको इस तरह से रखने से जो बेनिफिट मिलता है सीन गैस का, वो ज़्यादा बेनिफिट है जबकि इसको डायरेक्ट कम्बशन करा जाए तो मोर ऑफ द एनर्जी कंटेंट इन द फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड। तो इसमें क्या है ना, जितना ज़्यादा एनर्जी जो है वो फ्यूल में रहता है उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सॉलिड बायोफ्यूल्स आर वुड। तो सॉलिड बायोफ्यूल्स का एग्जांपल क्या है? तो ये है वुड है, सॉडस्ट है, ग्रास ट्रिमिंग्स है, डोमेस्टिक रिफ्यूज, चारकोल्स, एग्रीकल्चर वेस्ट, नॉन फूड एनर्जी क्रॉप्स, ड्राइड manure. When raw biomass is already in a suitable form, it can be directly in a stove or furnace to provide heat or rest steam. तो अगर बायोमास जो है उसको अगर हम suitable फॉर्म में है तो उसको डायरेक्टली कैन बी यूज कर सकते हैं टू प्रोड्यूस द स्टीम। तो when the raw biomass is in an inconvenient form, अगर raw biomass inconvenient form में है, the typical process is used to densify the mass। तो typical process यूज करते हैं उसको मास को डेंसिफाई करने के लिए। दिस प्रोसेस इंक्लूड्स ग्राइंडिंग द रॉ मास। तो इस प्रोसेस में रॉ मास को ग्राइंडिंग किया जाता है टू एन अप्रोप्रिएट पर्टिकुलर साइज। तो एक पर्टिकुलर साइज में इसको ग्राइंडिंग किया जाता है, नोन एज ए हॉग फ्यूल। तो उसको हम लोग ना हॉग फ्यूल बोलते हैं, विच डिपेंड्स ऑन द डेंसिफिकेशन टाइप। तो हॉग फ्यूल का जो डिपेंडेंस है डेंसिफिकेशन किस तरह का है, फ्रॉम 1 to 3 सेंटीमीटर, विच इज़ देन कंसनट्रेटेड इनटू फ्यूल प्रोडक्ट। तो जिसको फिर फ्यूल प्रोडक्ट में मिलाया जाता है। द करेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस आर वुड पैलेट। तो वुड पैलेट है, क्यूब है, पार्क्स है। द पैलेट प्रोसेस मोस्ट कॉमन इन यूरोप। यूरोप में पैलेट प्रोसेस को ज़्यादा यूज किया जाता है एंड इट्स टिपिकली ए प्योर वुड प्रोडक्ट। तो टिपिकली एक तो क्या है, वुड प्रोडक्ट से बनता है। द अदर टाइप्स ऑफ डेंसिफिकेशन आर लार्जर इन साइज कंपेयर टू पैलेट। तो अदर डेंसिफिकेशन क्या है ना, उसका साइज़ बड़ा है अगर पैलेट से कंपेयर किया जाए। वैसे बोर्ड रेज ऑफ इनपुट फिस्टिक्स। तो इसमें हम लोग अलग अलग टाइप का जो रॉ प्रोडक्ट है डाल सकते हैं। द रिजल्टिंग डेंसिफाइड फ्यूल इज ईजियर टू ट्रांसफ़र। तो इस डेंसिफाइड फ्यूल को हम लोग ईजिली ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड फीड इनटू द थर्मल जनरेशन सिस्टम सच एज ए बॉयलर। तो इसको बॉयलर्स में हम लोग को यूज कर सकते हैं। अब क्या है कि स्कोप ऑफ सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स। तो बायोफ्यूल्स का सेकेंड जनरेशन के लिए क्या स्कोप है?
इसके बारे में समझते हैं। सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल्स करेंटली आर अंडर डेवलपमेंट। सेकेंड जनरेशन जो है अंडर डेवलपमेंट में है, एंड इट वुड यूज लिग्नो सेलुलोजिक स्टॉक। तो ये क्या है, लिग्नो सेलुलोजिक फीडस्टॉक है, सच एज वुड, टॉल ग्रासेस, फॉरेस्ट्री, क्रॉप रेसिड्यू, ये सब को हम लोग को बायो सेकेंडरी जनरेशन बायोफ्यूल के हिसाब से यूज कर सकते हैं। दिस वुड इंक्रीज द क्वांटिटेटिव पोटेंशियल फॉर बायोफ्यूल। तो ये क्या होता है कि बायोफ्यूल का क्वांटिटेटिव पोटेंशियल के लिए यूज हो सकता है, तो जनरेशन पर हेक्टर ऑफ लैंड एंड कुड ऑल्सो इम्प्रूव द फॉसिल एनर्जी। तो जो फॉसिल एनर्जी को इम्प्रूव कर सकता है एंड ग्रीन हाउस गैस बैलेंस भी बना सकता है और बायोफ्यूल। The cost of the cellulosic feedstock itself is lower than the first generation। तो cellulosic feedstock का जो cost है वो फर्स्ट जनरेशन feedstock से कम है। सेकेंड जनरेशन feedstock and biofuel could also offer the advantage in terms of reducing the greenhouse gas emission। तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल ना ग्रीन हाउस एमिशन गैस एमिशन को रिड्यूस कर सकता है। करेंटली द लिक्विड बायोफ्यूल प्रोडक्शन बेस्ड ऑन शुगर एंड स्टार्च क्रॉप। तो अभी जो लिक्विड बायो प्रोडक्ट हम कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय शुगर और लिक्विड स्टार्च क्रॉप से हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसको इथेनॉल बनाने के लिए यूज होता है। ऑयल सीड क्रॉप से हम लोग बायोडीजल्स बना रहे हैं। जनरल रेफर एज द फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल। फर्स्ट जनरेशन बायोफ्यूल है। The second generation biofuels may make it possible to use लिंगोसेलुलोस्टिक बायोमास। तो सेकेंड जनरेशन बायोफ्यूल में हम लोग लिंगोसेलुलोस्टिक बायोमास यूज करते हैं। सेलुलोस्टिक बायोमास इज मोर रेजिस्टेंस टू बीइंग ब्रोकन एंड डाउन देन स्टार्च। तो सेलुलोस्टिक बायोमास में ना ये तुरंत टूटता नहीं है, जिस तरह स्टार्च शुगर एंड ऑल टूट जाता है। द डिफ़िकल्टी ऑफ कन्वर्टिंग इट इनटू लिक्विड फ्यूल्स मेक इट मोर एक्सपेंसिव। पर इस बायोमास को अगर हम लोग को लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे तो ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। द कन्वर्सन ऑफ सेलुलोज टू इथेनॉल इन्वॉल्व्स 2 स्टेप। तो सेलुलोज को अगर इथेनॉल में हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो इसके लिए 2 स्टेप है। फर्स्ट स्टेप क्या है, सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज कंपोनेंट्स ऑफ द बायोमास आर फर्स्ट ब्रोकन। तो सेलुलोज और हेमीसेलुलोज बायोमास को इसको ब्रोकन किया जाता है इनटू शुगर में, and in the second step the ethanol is to be obtained after fermentation। तो सेकेंड स्टेज में हम क्या करते हैं, इथेनॉल मिलता है fermentation of the sugar। the first step is technically challenging although research continues to develop the efficient and cost effective way to carry out the process। तो फर्स्ट स्टेप बहुत कॉस्टली है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ये हम लोग का सेकेंड जनरेशन बायोमास बायोफ्यूल कंप्लीट हुआ। अब आज हम लोग समझते हैं कम्ब्यूशन क्या है। तो प्रिंसिपल ऑफ कम्ब्यूशन के बारे में हम लोग समझेंगे कि कैसे कम्ब्यूशन होता है। तो कम्ब्यूशन रेफर टू द रैपिड ऑक्सीडेशन ऑफ द फ्यूल। तो कम्ब्यूशन का मतलब क्या है, रैपिड ऑक्सीडेशन अगर हो रहा फ्यूल का, देन इट इज़ कॉल्ड एज द कम्बशन accompanied बाय द प्रोडक्शन ऑफ द हीट और हीट एंड लाइट। तो हीट और लाइट का प्रोडक्शन अगर हो रहा है तो ये हम लोग का कम्ब्यूशन है। तो complete combustion of fuel is possible only the presence of an adequate supply of oxygen। तो कम्बशन कब पॉसिबल है, अगर हम लोगों का एडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई अगर है। ऑक्सीजन वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन द अर्थ। ये कॉमन एलिमेंट है अर्थ में, जिसका मैकिंग 20.9% आवर एयर में है, ठीक है। रैपिड फुल ऑक्सीडेशन रिजल्ट्स इन लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। तो अगर जल्दी ऑक्सीडेशन होगा फुल तो लार्ज अमाउंट का हीट जनरेशन होता है। सॉलिड और लिक्विड फुल मस्ट बी चेंज टू गैस बिफोर दे बर्न। अगर सॉलिड और लिक्विड फुल अगर बर्न होते हैं तो वो पहले गैस में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद वो जलते हैं। यूजुअली हीट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज द लिक्विड और सॉलिड इनटू गैस। लेकिन सॉलिड और लिक्विड को गैस में कन्वर्ट होने के लिए हीट चाहिए। Fuel gases will burn in their normal state if enough air is present। बट fuel गैस क्या है कि वो अपने नॉर्मल स्टेट में ही बर्न होने लगते हैं गैसेस फुल सब, लेकिन उसको सफिशेंट अमाउंट का एयर चाहिए। तो परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन एयर में जो नाइट्रोजन है वो 79% है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी टेम्परेचर रिड्यूसिंग डायलूटेंट। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, टेम्परेचर रिड्यूसिंग डायलूटेंट बोलते हैं। दैट मस्ट बी प्रेजेंट टू ऑब्टेन द ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर द कम्बशन।
तो इसको ये रहना चाहिए, क्योंकि ऑक्सीजन जो है रिक्वायर होता है कम्बशन के लिए, ठीक है। नाइट्रोजन रिड्यूसेस द कम्बशन एफिशिएंसी। तो नाइट्रोजन तो पता है कि कम्बशन एफिशिएंसी को रिड्यूस करता है बाय ऑब्जर्विंग हीट फ्रॉम द कम्बशन। ये क्या करता है, हीट को ऑब्जर्व करता है कम्बशन ऑफ फ्यूल्स एंड डाइल्यूटिंग द फ्लू गैस, और फ्लू गैस को जो है ना, जो निकलता है जो गैस को, उसको डाइल्यूट करता है। दिस रिड्यूसेस द हीट अवेलेबल फॉर द ट्रांसफर, और इसी की वजह से हीट अवेलेबल जो रहता है ट्रांसफर थ्रू द हीट एक्सचेंजर सरफेस, तो उसको रिड्यूस करता है। इट ऑल्सो इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ कम्बशन बाय प्रोडक्ट्स। तो नाइट्रोजन की वजह से ही बाय प्रोडक्ट्स का अमाउंट बढ़ जाता है, विच देन हैव टू ट्रैवल थ्रू द हीट एक्सचेंजर, जिसको हम लोग फिर हीट एक्सचेंजर ट्रैवल करके एंड ऑफ द स्टैक फास्टर टू अलाउ द इंट्रोडक्शन ऑफ द एडिशनल, इसको फास्टर हम लोगों ने अलाउ करते हैं ट्रैवल करने के लिए एडिशन फ्यूल एयर मिक्सचर को मिक्स करने के। दिस नाइट्रोजन ऑल्सो कैन कंबाइन विथ ऑक्सीजन। तो ये नाइट्रोजन हम लोगों का ऑक्सीजन के साथ भी कंबाइन होता है, पर्टिकुलरली इन द हाई फ्लेम टेम्परेचर। हाई फ्लेम टेम्परेचर में ऐसा होता है। तो टू प्रोड्यूस ऑक्साइड्स ऑफ द नाइट्रोजन, ये क्या है ना, ऑक्साइड बनाता है नाइट्रोजन का, विच है टॉक्सिक पोल्यूटेंट, जो कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट है, ठीक है। तो कार्बन, हाइड्रोजन एंड सल्फर इन द फ्यूल कंबाइन विद द ऑक्सीजन। तो कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ये सब क्या ना ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ठीक है, इन द एयर, जिसकी वजह से ये कंबाइन हो जाता है। तो इन द एयर फॉर टू फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर वेपर बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, रिलीजिंग 808428922922 किलो कैलोरी ऑफ हीट, जिसकी वजह से इतना जो 8084 28,922 किलो कैलोरी का हीट जो है वो रिलीज हो जाता है अंडर सर्टन कंडीशन। कार्बन में ऑल्सो कंबाइन विद द ऑक्सीजन। तो बहुत सारा कंडीशन में कार्बन भी जो है ना ऑक्सीजन से कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म करता है, विच रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ हीट। उसके वजह से जो है ना हीट जो है रिलीज होगा, करीब 2430 किलो कैलोरी पर केजी ऑफ कार्बन रिलीज होगा। कार्बन बर्न टू CO2 विल प्रोड्यूस मोर हीट। अगर कार्बन CO2 कन्वर्ट होता है तो ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है पर पाउंड ऑफ द फ्यूल देन फिर CO और स्मोक और फ्लो। अगर वो CO और स्मोक प्रोड्यूस होता है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है अगर वो CO2 बन जाएगा। देखिए यहाँ सब कुछ इक्वेशन दिया गया है। देखिए C+O2 जो है CO2 बनता है, उसके बाद देखिए 8084 किलो कैलोरी ऑफ का हीट जनरेट करता है पर केजी ऑफ कार्बन बर्न। 2C+O2 तो 2CO प्लस 2430 किलो कैलोरी ऑफ का हीट प्रोड्यूस करता है पर केजी ऑफ कार्बन। देखिए यहाँ 8084, यहाँ 2430, तो 2H2O प्लस मिलता है। तो या अगर पानी के साथ एक ऑक्सीजन रिएक्ट करता है या हाइड्रोजन के साथ तो 28,009 मतलब 22,89,222 कैलोरी रिलीज हो जाता है विथ हाइड्रोजन अगर बनता है। अगर सल्फर के साथ बर्न होता है तो 2000 सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है प्लस 2224 किलो कैलोरी केजी हीट लॉस हो जाता है। तो इसे देख रहे हैं, अगर हम लोगों का कार्बन अगर ऑक्सीजन अगर इस सब के साथ बर्न होता है तो इतना अमाउंट का हीट जो है वो रिलीज होता है। तो फ्रेंड आज के लिए इतना, फिर आज हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।